हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका टाइम टेबल स्टडी का है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सीटेट के हिंदी पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 1 में आप जानते हैं पेपर 1 वो है जो जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं, लेकिन पेपर 2 में सिर्फ गद्यांश आता है, लेकिन 2 गद्यांश आते हैं, पहला और एक दूसरा गद्यांश, जो कि लेंदी भी हो सकते हैं और छोटे भी होते हैं। तो अधिकतर पेपर 2 में जो हिंदी होता है, हिंदी पेपर 2 में इसमें ये हो जाता है कि जो गद्यांश होते हैं वो कहानी के थ्रू भी हो सकते हैं और थोड़ा सा सांस्कृतिक और मौलिकता वाले भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें पढ़ने में टाइम टेकिंग हो जाता है, तो उन्हीं को किस प्रकार से हल करना है, कैसे। इस बार तो सीटेट ऑफलाइन होने वाला है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेंदी प्रश्नों की वजह से। तो प्रीवियस ईयर वो भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 6 जनवरी 2022 में हिंदी पेपर 2 जिस प्रकार से आई थी, हूबहू वही क्वेश्चन, वही पैराग्राफ, वही पैसेज आपको मिलेंगे पढ़ने के, और किस प्रकार से इनको सॉल्व करने हैं वो सारी बातें हो जाएंगी। और 12 क्लास 12 होने वाला है, मतलब प्रैक्टिस सेट 12वां है। ये 11 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और जिनमें पेपर 1 हिंदी भी रही है और पेपर 2 हिंदी भी रही है और पेडागॉजी सेशन से संबंधित भी प्रश्न लिए गए हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न होंगे, यानी कि 30 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे हम। इन टॉप 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए आपकी आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। और किस प्रकार के प्रश्न हैं देखते हैं। तो जैसे कि ये सारे प्रश्न हैं, यानी कि 30 प्रश्न हैं। पहले चाहे वो हिंदी पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सबसे पहले आपको गद्यांश ही देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे निर्देश दिया होगा, आगे निर्देश दिया होगा और वहाँ पे संख्या दी गई होगी कि इस पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ 1 से 9 प्रश्न जो है, यानी कि 8 प्रश्न। पेपर 1 में 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश से संबंधित, लेकिन पेपर 2 में 8 प्रश्न जो है, 1 से 8 प्रश्न जो है पहले पद्यांश गद्यांश से पूछे जाएंगे और उसके बाद जो 9 से लेके 15 तक जो प्रश्न होंगे वो पेपर, यानी कि जो गद्यांश 2 होगा, पैसेज 2 होगा आपका, वहाँ से संबंधित पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, पहले गद्यांश नहीं पढ़ेंगे हम, पहले प्रश्न पढ़ेंगे ताकि ये एक आउटलाइन हो जाए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है और किस लाइन पर या किस जो है गद्यांश के किस पहलू पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है। पढ़ते हैं। सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शंस दूसरी बार गद्यांश पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो शहरी वर्ग के बच्चे की समस्या किस समस्या से गुजर रहे हैं, ठीक है, यहाँ किस समस्या से गुजर रहे हैं। बच्चों के पोषण को मापने का पैमाना नहीं है। आगे देखते हैं, विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में किन बच्चों की संख्या में कमी आई थी, कुपोषण को दूर किया जा सकता है किस प्रकार से। शहरी बच्चों में मोटापे की समस्या को दूर करने का कारगर उपाय होगा कि। गद्यांश में डैश और डैश के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला गया है। किस पर मेन चर्चा हुई है, मुख्य वार्तालाप किस पर हुई है गद्यांश में, टोटल मेन थीम क्या है उसकी, वो आपको समझकर यहाँ पे आंसर देना है। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द समूह भिन्न है, समूह से भिन्न है। तो ये जो प्रश्न है ये व्याकरण से संबंधित है। आगे देखते हैं, अति कुपोषित बच्चे से अति शब्द है, ये भी व्याकरण से संबंधित है। तो 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं और जो प्रश्न बच्चे वो हमारे गद्यांश से संबंधित है। शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उचित उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस नहीं, पहले तो गद्यांश ही पढ़ लेते हैं। पिछले 5 सालों में ठिगने यानी कि जो कद में छोटे हों, कमज़ोर और कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति एक दशक के सुधार के एकदम उलट है, यानी कि पहले ऐसा नहीं होता था एक दशक में, लेकिन अब ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो कमज़ोर हैं, कुपोषित हैं और ठिगने हैं, यानी कि छोटे कद वाले हैं। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के 4 पैमाने होते हैं। देखिए, पोषण को मापने के पैमाने पूछा गया था एक क्वेश्चन में, तो 4 पैमाने होते हैं। लंबाई के हिसाब से वजन कम होना, लंबाई कम होना, सामान्य से कम वजन होना और पोषक तत्वों की कमी होना। तो ये 4 टॉपिक हैं। आगे देखते हैं, कुपोषण को उम्र के हिसाब से लंबाई कम होने का अहम कारण माना जाता है। कुपोषण की वजह से बच्चे जो है वो अपने उम्र से कम
विकसित हो पाते हैं और उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती, ये कहने का मतलब है। शुरुआत में बच्चे की लंबाई कम रह गई तो बाद में उसकी वृद्धि की संभावना बेहद कम रह जाती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है। तो अति कुपोषित से संबंधित प्रश्न तो पूछा गया है, लेकिन गद्यांश से नहीं, वो व्याकरण से संबंधित है, तो इस पर चर्चा नहीं होगी। आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा और खाने में विविधता कुपोषण दूर करने के लिए ज़रूरी है। ये भी पूछा गया था, कुपोषण किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो यही बात आई कि हम अपने खान पान को बेहतर बनाएं तो कुपोषण से दूर रह सकते हैं बच्चे। यह दोनों ही बीती सीधे आय से जुड़ी हुई हैं। समुचित आय आय ही होगी तो बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों का पोषण मिलना मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक न हुई तो वो खाद्य सामग्री को अच्छे से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और ना ही पोषक तत्व ले पाएंगे खाद्य सामग्री में, तो उनका पोषण जो है अच्छे से नहीं मुमकिन है। ऐसा आजकल है कि देश में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। शहरी संपन्न वर्ग के बच्चों में चुनौती दूसरी है। ठीक है, जो शहर में संपन्न वर्ग के लोग हैं उनमें चुनौती दूसरी क्या है, यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है। बच्चों में क्या है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह दौड़ भाग के खेलों में कम हिस्सा लेना, यानी कि खेलों में रुचियाँ कम होना और उनमें भागीदारी कम लेना। बाहरी खेलों में हिस्सा लेना शहरी बच्चों ने पहले ही कम कर दिया था, कोरोना में तो यह एकदम बंद हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आगे देखते हैं, अब इनसे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। शहरी वर्गों के बच्चे किस समस्या से गुजर रहे हैं, कुपोषण से, वजन कम से, मोटापे से या भोजन की कमी से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शहर के बच्चे कुपोषण से नहीं, मोटापे से क्या है, जूझ रहे हैं। बच्चों की पोषण को मापने का पैमाना नहीं है, वजन नहीं है। पैमाना 4 पैमाना दिया गया था, जिसमें से एक ऐसा होगा जो पैमाना नहीं है, वजन, लंबाई, पोषक तत्व, सामाजिक श्रेणी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पोषण को मापने का जो पैमाना नहीं है वो सामाजिक श्रेणी है। वो किस सोशलाइजेशन में रहते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है पोषण के लिए। ये लेकिन वजन, लंबाई और पोषण तत्व यानी कि खान पीना उनका क्या है, वो इम्पोर्टेंस रखता है। आगे देखते हैं, विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में किन बच्चों की संख्या में कमी आई है। ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले बच्चों की किन संख्याओं में कमी आई है। कुपोषित बच्चों में कमी आई है, मोटापे से ग्रस्त बच्चे, ज़्यादा वजन वाले बच्चे, कम लंबाई वाले बच्चे। तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कुपोषित बच्चों में कमी आई है कुछ वर्षों से गांव के क्षेत्रों में। कुपोषण को दूर किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा से, खाने की विविधता से, आर्थिक आय बढ़ाने से। देखिए, आर्थिक आय बढ़ाने से कुपोषण कम हो सकता है। तो अगर आप संपन्न परिवार से हैं फिर भी अगर बच्चा किसी कारणवश खाद्य सामग्री या उसकी रुचि न हो, कुछ बच्चों की रुचि नहीं होती है हरी सब्जियां खाना, तो वो भी रीज़न हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं होगा, आर्थिक आय बढ़ाने से कुपोषण दूर नहीं किया जा सकता है। खाद्य जो है पदार्थ जो है खाने की जो विविधता है वो होगी तो बच्चे में कुपोषण कम किया जा सकता है, यानी दूर किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन पहला दूसरा रखता है वो सही होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन पहला और दूसरा रखता है, तो ये सही है। आगे देखते हैं, शहरी बच्चों में मोटापे की समस्या को दूर करने का कारगर उपाय होगा कि जो शहर में बच्चे हैं उन्हें मोटापा कम करने के लिए क्या आप उपचार करना चाहेंगे। बच्चों को कम खाने के लिए प्रेरित किया जाए, दौड़ भाग वाले खेलों में शामिल किया जाए, पोषण तत्व वाले भोजन करने के लिए कहा जाए और उचित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। 5 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है कि जो दौड़ भाग वाले खेल हैं, यानी कि खेलों में उनकी रुचि बढ़ाई जाए और उसमें की भागीदारी शामिल की जाए, जिससे उनका मोटापा कम हो जाएगा और फिट रह पाएंगे वो और स्वस्थ भी रहेंगे। गद्यांश में डैश और डैश के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला गया है। किस पे, आय और मोटापे पर, पोषण और आय पर, पोषण और शहर पर, पोषण और खेलकूद पर। तो छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही बात हुई है, जो मेन थीम था वो तो पोषण था, जो कि मेन है पहला, उसके बाद आय पर। तो बिल्कुल ही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, कुपोषित, शहरी, ठिगने, लंबाई। 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो समूह से भिन्न है, लंबाई। ठीक है, आगे देखते हैं,
अति को पोषित शब्द से अति शब्द है में अति शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है? तो 8 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये प्रविशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिर आपका क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सार्वकालिक महत्व नहीं होती? यानी कि पुस्तक संबंधित या इससे पुस्तक से ही संबंधित कुछ पैराग्राफ होंगे। पुस्तकालय ही ज्ञानवर्धक एवं तथा मनोरंजन का साधन है। ठीक है, यानी कि पुस्तकालय से संबंधित बात होने वाली है। आगे पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, ये व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की विशेषता नहीं है? ये जो है गद्यांश से संबंधित है और व्याकरण से, यानी कि अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं आप, ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है क्योंकि, ये भी गद्यांश से संबंधित है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? ये व्याकरण से संबंधित है। अगला देखते हैं, 15 तक प्रश्न होंगे। तो लेखकों द्वारा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है क्योंकि, ये गद्यांश से संबंधित है। तो अब गद्यांश पढ़ लेते हैं, क्या है गद्यांश में। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा प्रश्नों के उत्तर देने हैं सही सही। अनेक दृष्टियों में पुस्तकालय का बहुत महत्व के बहुमूल्य है। बहुमूल्य महत्व है, इस प्रकार से कुछ वर्ड होगा यहाँ पे कि अनेक दृष्टियों में पुस्तकालय के बहुत महत्व हैं या बहुमूल्य होते हैं। पुस्तकालय की जो पुस्तकें होती हैं क्या होती हैं? बहुमूल्य होती हैं। उनका उपयोग सार्वकालिक होता है, यानी हमेशा हर समय पुस्तकों का यूज़ किया जाता है, तो वो सार्वकालिक होता है। जैसे विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ आदि। ठीक है, कई पुस्तकें एक बार पढ़ने से व्यक्ति के लिए पुरानी पड़ जाती हैं। जैसे कहानियों की बुक हुई, एक बार पढ़ लेंगे तो अब दोबारा उनको पढ़ने का मन नहीं होगा क्योंकि आप उसकी कहानी ऑलरेडी जान चुके हैं और उसके लिए पुनः उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि पुस्तकों पर सैकड़ों हजार रुपए व्यय कर सके, यानी कि खर्च कर सके। इस कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं, यानी कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें होती हैं कम दामों में, या कि तुरंत हम अगर उसको वहाँ पे रह के पढ़ सकते हैं, फिर वहीं पे उसकी जगह पे रख सकते हैं। अगर उसको घर लाना रहे तब आपको कुछ रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप वहीं पे पढ़ के रख सकते हैं उसे। उसकी कहानी, जो भी जानकारी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार से कम नहीं होते, एक प्रकार के वरदान ही होते हैं। जो लेखक और अनुसंधानकर्ता हैं, जो जिन्हें कुछ ज़्यादा सीखना है पुस्तकों से, उन्हें अपने विषय से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें पुस्तकालय में ही मिल सकती हैं। जनसाधारण के लिए पुस्तकालय ज्ञानवर्धक और मनोरंजन का अनुपम साधन है, यानी कि जो नॉर्मल जिनके जो है लाइफ में ये कि प्रयोग नहीं करना है, बहुत बड़ा लेखक नहीं बनना है, लेकिन फिर भी उन्हें मनोरंजन चाहिए, तो वो कहानी की किताबें और कविताओं की किताबें आप और हम अभी भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है? मनोरंजन का अनुपम साधन है। पुस्तकालयों का जितना उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है, उससे कहीं अधिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो ये बात सही है कि आज भी अगर आप घर में अगर 7-8 या जो बच्चे होंगे 8 तक पढ़ते होंगे या प्राइवेट सेक्टर्स में या प्राइमरी स्कूल्स में, तो आप हमेशा उनके पोएम्स या उनकी जो है कहानियों को पढ़ते होंगे, क्योंकि ये मनोरंजन का साधन है। आगे देखते हैं, अब प्रश्न पर जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सार्वकालिक महत्व नहीं होती है? ठीक है, तो सार्वकालिक महत्व नहीं है जिसका, वो विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, सतही पुस्तकें या संदर्भ ग्रंथ। तो देखिए, विश्वकोश जो है आपका वो आपको हमेशा यूज में ही आनी, क्योंकि हमेशा नए वर्ड होंगे और आपको शब्दकोश की ज़रूरत होगी, विश्वकोश हो जाएगा। महान ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, वो हमेशा आपको यूज में लेना है, आप उनका महत्व है, सार्वकालिक है। संदर्भ ग्रंथ भी क्या है? सार्वकालिक है, लेकिन सतही पुस्तकें जो कहानी और सप्ताह में लिखी जाती है कहानी के माध्यम में और कविताओं के माध्यम में, तो ये सार्वकालिक नहीं होती है। एक बार पढ़ने के बाद इनसे आपका मन हट जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चीज़ें आपके लिए पुरानी हो जाती हैं। पुस्तकालय की ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजन पुस्तकालय ही ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन का साधन है, केवल बच्चों के लिए, केवल वृद्धों के लिए, विद्वानों के लिए, जन सामान्य के लिए। तो मनोरंजन का साधन सबके लिए वैसे तो नॉर्मली है, तो लेकिन इन तीनों लोगों का जो सामान्य बात हो जाएगी वो जन सामान्य, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तकालय का संधि विच्छेद है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों ने 9th से ही इसको रटा होगा। पुस्तक योग अलय, पुस्तक योग आलय, पुस्त योग कालय या पुस्तका योग आलय।
तो 11 के सही आंसर की बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की विशेषता नहीं है? बहुमूल्य होती हैं पुस्तकें, ज्ञान मिलता है पुस्तकों से, मनोरंजन भी पुस्तकों से मिलता है, लेकिन अमंगलकारी नहीं होती। ये मंगलकारी होती हैं, अमंगलकारी नहीं होती। निगेटिव पूछा है, निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता। सही है। अगर पुस्तकालय होंगे तो हम वहाँ पे जाके जो भी पुस्तक आपको ज़रूरत है, जो भी बुक्स आपको पढ़नी है, वहाँ से आप लीजिए, वहीं पे पढ़िए 1 डेढ़ 2 घंटे जो भी आपके पास समय है, फिर वहीं पे आप जहाँ से लिए हैं बुकों को वहीं रख दीजिए। तो आपको उसके लिए पैसों को खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे मेन कारण यही है। अभी देख लेते हैं ऑप्शंस अलग-अलग। पुस्तकालय सामाजिक स्तर दर्शाते हैं। पुस्तकालय में ही पुस्तकें रखी जा सकती है। क्यों हम घर में पुस्तक नहीं रखते हैं? पुस्तकालय में ही शांति से अध्ययन किया जा सकता है, घर में भी शांति से अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद पूछा गया है। प्रत्य योग एक, ए योग एक, प्रत्य योग एक और प्रत्य योग क। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपको पता है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं और अगर आपने सीटेट पहले कभी दिया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें रटी रटाई होंगी। और व्याकरण से संबंधित 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश पैराग्राफ की बात हो या हिंदी गद्यांश या पद्यांश की बात हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखकों द्वारा अनुसंधानकर्ताओं के लिए पुस्तकालय वरदान है क्योंकि वहाँ उन्हें अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं। ये भी बात सही है। वहाँ उन्हें बैठकर पढ़ने के लिए स्थान मिल जाता है, वो घर पे भी तो पढ़ सकते हैं, ये मेन मुद्दा नहीं है। वहाँ केवल आ गया ना, तो केवल जहाँ पे आ जाए वो गलत है। वहाँ लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं का सम्मान होता है, सिर्फ पुस्तकालय में ही उनका सम्मान होता है और कहीं नहीं। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा क्योंकि सबसे पॉजिटिव ऑप्शन यही है। आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि अब से पेडागॉजी शुरू हो जाएगा, हिंदी पेडागॉजी। तो शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दे दी, यानी कि कहानी तो दी लेकिन उनको पूरा नहीं किया। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। ये उन्होंने कहा कि कल्पना करिए, सोचिए, अपने में समूह चर्चा करिए, वार्तालाप करिए और इस कहानी को पूरा करिए। आप किस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं? इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? नियंत्रित लेखन, निर्देशित लेखन, रचनात्मक लेखन, उत्पाद लेखन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। वो बच्चों में क्रिएटिविटी, वो लिखने की स्किल्स को क्रिएटिविटी में कि कितना बच्चा क्रिएटिव सोच सकता है और कितना पॉजिटिव सोच सकता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? जिसका मायने बहुत कम होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा आप इसको क्या करते हैं, निगेटिव में ले सकते हैं, कम इम्पॉर्टेंट जो हो, ठीक है। निगेटिव नहीं, जिसका कम महत्व हो वो होगा आपका। किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, किसी अर्थ का कर्मवाच्य रूप जांचना, किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 17 के सही आंसर की, तो वर्तनी का पता तो हम शब्दकोश यानी कि जो आपकी डिक्शनरी है उसमें हम वर्तनी का पता लगाने के लिए भी करते हैं, तो ये बात सही है। शब्द को ढूंढना भी है तो ये भी बात सही है, लेकिन कर्मवाच्य रूप जो है ये आपका कम महत्व है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल, कहाँ कर्मवाच्य उसमें पता चल पाता है, और पता भी चलता है तो कुछ चीज़ें क्लियर कट नहीं समझ में आती हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? निगेटिव ऑप्शन है। इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऑप्शन होता है नेगेटिव, हम क्वेश्चन होता है नेगेटिव और हम ऑप्शन पॉजिटिव चूज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। नेगेटिव ऑप्शन है तो नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन भी सही होगा। मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि जो भी भाषा होती है वो बच्चे जो मनुष्य होते हैं वो जन्म से ही उसको जानते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो सही बात है कि जो आप गलतियां करते हैं वो आपका अभिन्न अंग है। गलतियां करेंगे नहीं तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे, तो ये बात सही है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के हिसाब से ये क्या है, कम है। ठीक है, इसका महत्व कम है, नहीं है। ये संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर ये केंद्रित नहीं है कि भाषा आदत पर निर्भर हो। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करने हेतु आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छे लिखावट, व्याकरण पक्ष, शब्द सीमा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो देखिए, लेखन कौशल है तो अच्छा लिखावट तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है आपको? विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को थिंकिंग कर रहा है, किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से तर्क कर रहा है और किस प्रकार से अपने बात को लिखने का प्रयास कर रहा है बच्चा। तो विचारों की अभिव्यक्ति हमें देखनी है। आगे देखते हैं, कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है, जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है? यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो मैथ की बुक देखी हो उनकी या किसी भी छोटे बच्चों की, अगर आप प्राइमरी लेवल की पुस्तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक दो पन्ने ऐसे होंगे, पेज ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ चित्र का जो है चित्र को बनाया गया है और बच्चे उससे कहानी भी देखते हैं बहुत ध्यान से। यहाँ पे मुर्गी है, यहाँ पे अंडा है, यहाँ पे ये लड़की है, वो लड़की, इस तरह से बच्चे देखते हैं उसको। तो इसका क्या उद्देश्य है? चित्रों को देखने में मज़ा आता है, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चित्र बनाने की अवसर प्रदान करना, पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। 20 के सही आंसर की बात करें तो वो किस लिए दिए जाते हैं? रीज़न ये है कि चित्र को समझिए और विश्लेषण करिए कि उसका क्या कहना है। चित्र के माध्यम से भी कहानियाँ प्रस्तुत की जाती हैं प्राइमरी लेवल की पुस्तकों में। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन यानी कि असर्शन और रीजन से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न ऐसे आया CDP में, तो समझ लीजिए बाहर है ऐसे प्रश्नों की, मतलब कि आने ही हैं। ठीक है, तो अभिकथन क्या है? शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन, हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखें और पॉजिटिव और अच्छे वे से रखें, तो ये होगा। संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। सही, बच्चा जो बोल रहा है वो उनके काम से जो उनके विचार है उसको व्यक्त करने में सहायक हो, ये बात सही है। कारण क्या है? संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों होगा, यहाँ पे साथियों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी की बात हो रही है। तो शिक्षार्थी, संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थी के समाज में बेहतर प्रदर्शन में समर्थ बनाता है, तो ये ऑप्शन सही। देखिए, ये बात भी सही है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए कि किस प्रकार से बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है बातों को, उस पर संबंध साझा करना चाहिए कि वो क्रिएटिव हो, वो रचनाएं जो हों अच्छी हों। और फिर कारण क्या दे रहा है कि अगर कम्युनिकेशन करने से बच्चे जो है अपने समाज में अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो यानी कि जो है पहला और दूसरा पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो A तथा R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल यानी कि R ये है रीजन और A असर्शन से, तो A तथा R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, असर्शन यानी कि अभिकथन, रीजन यानी कि कारण। ठीक है, तो A और R आई होप आप समझ गए होंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अदर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत की जानी चाहिए? आवश्यक स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, वयस्क के स्तर पर। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आरंभिक स्तर पर हमें निर्देशित रचना की सामान्यतः प्रस्तुतिकरण करनी चाहिए, यानी कि जो बच्चा शुरुआत में चीज़ों को सीख रहा है, जैसे भाषा सीख रहा है बच्चा, तो उसमें रचना शुरू से ही बच्चे में डालनी चाहिए कि बच्चा क्रिएटिव हो। ये रहा ऑप्शन दूसरा सही 22 का। अगला देखते हैं, गहन पठन यानी कि बहुत मन से पढ़ना, किसी भी चीज़ को गहराई तक जाके पढ़ना। गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? आनंद के लिए पठन, परीक्षण के लिए पठन, सूचना के लिए पठन, लेखन के विषय में जानकारी के लिए पठन। तो देखिए, 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला, आनंद के लिए पठन। आगे देखते हैं, हम किसी भी चीज़ को बहुत अंदर तक, बहुत डीपली तभी पढ़ सकते हैं जब हमें उस पर, उस सब्जेक्ट में या उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो इसीलिए आनंद के लिए पठन हो जाएगा। युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो बहुभाषिकता और उपचारात्मक शिक्षा, इन सबसे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण
शिक्षार्थियों को मातृभाषाओं का शिक्षण, अधिगम शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा सिखाने में समर्थ बनाना। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अधिगम शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। बहुभाषिकता में अनेक भाषाओं में शिक्षण नहीं कराना है। जो बच्चे अनेक भाषा बोल रहे हैं अधिगम शिक्षार्थी, उनमें जो है आपको भाषा के अलग अलग चीज़ों को प्रयोग करना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अलग अलग भाषा यूज कर रहे हैं। विद्यालय में अलग अलग भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है। ये दोनों अंतर समझ लीजिएगा आप। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 24 का। आगे देखते हैं, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना, पठन का मतलब लिपि पढ़ना, पाठ्य सामग्री के विचारों का संकेतीकरण पठन है, लेखक बनने के लिए पठन करना। जरूरी नहीं है कि हम आप पढ़ रहे हैं तो लेखक बनना और बनने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा, हम लोग टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई मायने नहीं रखता। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मतलब यही है कि हम उसका अर्थ, उसकी मीनिंग को डीपली समझ पाएँ जो भी हम पढ़ रहे हैं। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? कहानी क्यों सुनाते हैं? जब हम भाषा अधिगम कराते हैं तो किसी भाषा को सिखाते हैं तो शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना है, शिक्षार्थियों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना है, शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना है, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना है। तो आपको पता है कि सही आंसर क्या है। नैतिक शिक्षण भाषा अधिगम में ही ज़रूरी नहीं है। याद करने के लिए आपको भाषा अधिगम की क्या ज़रूरत है? पठन में समर्थ बनाने के लिए आप व्याकरण संबंधित प्रश्न करेंगे, प्रश्न बच्चों को व्याकरण से संबंधित उच्चारित चीज़ों को पढ़ाएंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, वो अधिक से अधिक भाषाओं को सीखे। भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को समझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। गहन पठन को बढ़ावा देना, नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, विस्तृत पठन को बढ़ावा देना और अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पूरक पठन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम क्या है गहराई तक जाकर पढ़ें, विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ें, ताकि उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम न हो। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? नेगेटिव ऑप्शन है, नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। कविता के विचारों और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य साधनों पर, व्याकरण पर। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या कविता, और कविता की व्याकरण पर हमें कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत ही आसान था। कविता में हम व्याकरण क्यों समझेंगे? हम उसके अर्थ को समझेंगे, उसके भाव को समझेंगे, लेकिन हम उसके व्याकरण को समझकर कोई खास रीजन नहीं है व्याकरण को समझना कविता में। अगला देखते हैं, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं? संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। देखिए जब भी आप चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, दोनों में ये है कि आप टाइम तभी बचा सकते हैं जब आप प्रश्नों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखें, प्रीवियस ईयर हल करके रखें, प्रैक्टिस सेट लगा के रखें। और रीज़न क्या है, कन्फ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट तो कन्फ्यूजन ना हो, और दूसरी पॉइंट कि आप जो है प्रश्नों को समझने में थोड़े से तेज़ रहें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रीवियस हल करेंगे, आपका माइंड उतना एक्टिव रहेगा, प्रश्नों को आप कम समय में समझ पाएंगे। तो अगर आप प्रश्नों को समझ लेते हैं तो आप ऑप्शन सही चूज़ करेंगे। ठीक है, 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो संकेत बदलना व संकेत मिलना, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? तो मुझे लगता है सबसे आसान प्रश्न ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना। आसान प्रश्न तभी हो जाएंगे जब ऑप्शन आसान दिए गए हों। कभी कभी प्रश्न जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में ऑप्शन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि पढ़ते पढ़ते 1-1.5 मिनट लग जाता है, उसको समझने में भी आधे मिनट लग जाते हैं। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है। शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षक के शिक्षण दोनों को सुधारना, तो यही बात है। उपचारात्मक शिक्षण जो है यही है कि हम शिक्षकों में भी सुधार करें और शिक्षार्थियों में भी सुधार करें। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे वीडियो, और आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।